हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाइप 1 डायबिटीज़ क्या होता है। इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि इसके क्या कारण होते हैं, क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं और क्या इसके लक्षण होते हैं। ज़्यादातर लोग जितना डायबिटीज़ को समझते हैं वो टाइप 2 यानी बड़ों की डायबिटीज़ के बारे में जानते हैं, लेकिन टाइप 1 डायबिटीज़ इससे कैसे फ़र्क होता है ये जानना और समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भी काफ़ी कॉमन है। और यदि हम ये नहीं समझ पाएंगे कि बच्चों को भी डायबिटीज़ हो सकती है तो हम उसमें अक्सर इग्नोर कर देंगे और उसमें हम जो ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए वो नहीं कर पाएंगे, जो कि कभी कभी जानलेवा भी हो सकता है। तो आज हम टाइप 1 डायबिटीज़ यानी बच्चों की डायबिटीज़ को समझेंगे। बेसिकली ये एक ऑटो इम्यून फिनोमिना है जिसमें बॉडी में इंसुलिन बनाने की कैपेसिटी कम हो जाती है, यानी कि जो पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स है वो एंटीबॉडीज़ की वजह से या किसी बीमारी की वजह से ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाती है और ये इंसुलिन की कमी बॉडी के शुगर लेवल्स को बढ़ाती है, जिससे टाइप 1 डायबिटीज़ होता है। अब इसको डिस्कस करते हैं डिटेल में। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। सबसे पहले इसके कारण, कोई भी कारण से बॉडी में अगर एंटीबॉडीज बन जाते हैं तो पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जिससे इंसुलिन बनना कम हो सकता है। या कुछ जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से अगर पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स कम हो जाए तो ऐसा हो सकता है। कुछ एनवायरमेंटल टॉक्सिन या वायरस इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, या जिसको अगर फैमिली हिस्ट्री है वैसे केस में हो सकता है। इसके लक्षण ज़्यादातर अडल्ट वाले डायबिटीज़ जैसे ही हैं। इसमें ज़्यादातर लोग को बहुत भूख लगना, बहुत प्यास लगना, बहुत ज़्यादा कई बार पेशाब होना, बहुत ज़्यादा वजन कम हो जाना, बहुत ज़्यादा कमजोरी सुस्ती का एहसास होना, दिखाई प्रॉपर नहीं देना और बॉडी में बहुत ज़्यादा कीटोन बॉडीज़ बन जाना, जिसमें डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जो आता है, जो कि अपने आप में एक बड़ा इशू है, जिसमें कई बार बच्चे पेट दर्द और सीवियर नौजिया वॉमिटिंग को लेके आते हैं। और जब ये बच्चों को भर्ती करते हैं तो पाते हैं कि उनका शुगर बहुत ज़्यादा है। कीटोसिस की वजह से ये सिम्टम्स होते हैं। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस क्या होता है ये हमने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया है। इसको टेस्ट कैसे करते हैं? बच्चे का खाली पेट और भरे पेट का हम शुगर वैल्यूज़ चेक करते हैं, उसमें कितना शुगर आ रहा है ये देखते हैं। HbA1c यानी 3 महीने का एवरेज शुगर वैल्यूज़ कितना है वो चेक करते हैं। बच्चे के बॉडी में कोई एंटीबॉडीज़ जैसे कि GAD65 एंटीबॉडीज़ और ICA512 एंटीबॉडीज़ जो कि पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं वो देख सकते हैं। या हम देख सकते हैं बॉडी का C पेप्टाइड लेवल्स, जो कि इनडायरेक्टली ये इंडिकेट करता है कि ब्लड में कितना इंसुलिन हार्मोन बन रहा है, इंसुलिन हार्मोन बनाने की कैपेसिटी कितनी है। जितनी ज़्यादा कैपेसिटी है उतना ज़्यादा C पेप्टाइड बनेगा, उतना डायबिटीज़ कम होने का चांस है। C पेप्टाइड कम है इसका मतलब इंसुलिन कम बन रहा है और इसका मतलब टाइप 1 डायबिटीज़ है। C पेप्टाइड क्या होता है और कैसे इसको जांच करते हैं इसका हमने ऑलरेडी एक अलग वीडियो किया है। अब बात करेंगे इसके मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये केस में बॉडी में इंसुलिन की ओवरऑल कमी है, इसीलिए हम पेशेंट को इंसुलिन पे ही रखते हैं। बाकी कोई भी दवा इतनी ज़्यादा इसमें इफेक्टिव नहीं होती। हालांकि दवा कोई भी इफेक्टिव नहीं होगी ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ बॉडी में क्योंकि पैनक्रियाटिक बीटा सेल नहीं है तो खासकर जो कॉमन डायबिटिक मेडिसिन जैसे सल्फोनाइड यूज होती है जो कि बॉडी का इंसुलिन लेवल बढ़ाती है वो इफेक्टिव नहीं होंगी। जो दूसरी दवाइयाँ हैं जो बॉडी का शुगर लेवल्स को दूसरे तरीक़ों से कम करती हैं वो इफेक्टिव हो सकती हैं। इसके अलावा आप अलग अलग तरह की इंसुलिन का प्रयोग कर सकते हो, कभी लॉन्ग एक्टिंग, कभी शॉर्ट एक्टिंग, कभी इंसुलिन पम्प्स, इनका प्रयोग कर सकते हो। शुगर का आपको रेगुलरली मॉनिटरिंग करना पड़ता है, इसमें आपको ये चेक करते रहना पड़ता है कि शुगर लेवल्स बढ़ रहे हैं कि नहीं। इसको फास्टिंग पोस्टमैंडल शुगर वैल्यू जैसे आप अडल्ट में चेक करते हो वैसे चेक करना है, या कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग टेस्ट कर सकते हो ये देखने के लिए कि 24 घंटे का कंटिन्यूस ग्लूकोज लेवल्स कितना आ रहा है वो आप कंटिन्यूस चेक कर सकते हो। इसके अलावा आप पेशेंट की डाइट का ध्यान रखते हो, इसमें आप इंसुलिन डोजेस को प्रॉपर मैनेज करने के हिसाब से उसके हिसाब से स्टेबल ब्लड ग्लूकोज लेवल रहे इसके हिसाब से प्रॉपर डाइट देते हैं। कार्बोहाइड्रेट कितना दे रहे हैं उस पर प्रॉपर ध्यान रखते हैं। होल फूड्स देते हैं, साग सब्जी फल ये सब ज़्यादा देते हैं। लीन या फैट फ्री प्रोटीन देते हैं, होल ग्रेन ज़्यादा देते हैं, मीठी चीज़ें नहीं देते हैं। इसमें एक्सरसाइज को लेकर थोड़े इश्यूज़ हैं, लेकिन एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पर बच्चे को कराने से बच्चे की ओवरऑल फिजिकल कैपेबिलिटी, उसकी इंसुलिन सेंसिटिविटी और उसकी ओवरऑल हेल्थ बेटर होती है, उसकी मसल की कैपेबिलिटी बेटर होती है। तो इसलिए एक्सरसाइज कराना चाहिए ज़्यादातर बच्चों को। कई लोग को ऐसा लगता है कि इतने बच्चे वीक होते हैं डायबिटीज़ वाले, इसको एक्सरसाइज नहीं कराना चाहिए, पर कराने से फ़ायदा ही होगा। इसके अलावा बच्चों को आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि वो इमरजेंसी सिचुएशंस को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सके। डायबिटीज़ के साथ क्या क्या इमरजेंसी से कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है? सडनली शुगर लेवल बहुत कम हो सकता है, जिसमें बच्चे को कांपना या बहुत ज़्यादा पसीना आना या कन्फ्यूजन डेवलप हो सकता है। शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, जिसमें कीटोएसिडोसिस जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, या बहुत ज़्यादा पसीना आ सकता है, बहुत ज़्यादा प्यास लग सकती है, बहुत ज़्यादा यूरिन आ सकता है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में कई बार सीवियर पेट दर्द होता है, सीवियर इंसुलिन डेफिशिएंसी हो जाती है और ये एक सीवियर इमरजेंसी है जहाँ बच्चों को एडमिट करना पड़ता है और शुगर लेवल्स को कम करना पड़ता है। इसके अलावा कुछ होते हैं क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन, जैसे कि हार्ट का प्रॉब्लम, हार्ट की नलियों का डैमेज होना, डायबिटीज़ रेटिनोपैथी यानी आंखों की नलियों का डैमेज होना, किडनी की नलियों का डैमेज होना है डायबिटिक नेफ्रोपैथी,
बॉडी की नसें यानी नर्व्स का डैमेज होना जो कि डायबिटिक न्यूरोपैथी होता है, और हाथ पाँव में इन्फेक्शन या अल्सर्स होना जो कि डायबिटिक फुट में आता है। तो अडल्ट में जैसे कॉम्प्लिकेशन होते हैं लगभग वैसे ही इसमें कॉम्प्लिकेशन होते हैं। अक्यूट कॉम्प्लिकेशन भी वैसे ही है, क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन भी वैसे ही है, बस इसमें तरीका अलग है। वहाँ पे इंसुलिन होता ज़रूर है अडल्ट में, लेकिन काम नहीं कर पाता है। यहाँ पे इंसुलिन बनता ही नहीं है, इसलिए इंसुलिन की कमी हो जाती है। ज़्यादातर इस तरह के केसेस में आपको पेशेंट को लॉन्ग टर्म इंसुलिन पर रखना पड़ता है, पर इसमें कुछ रिसर्च चालू है कि अगर बच्चे को पैनक्रियास ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, यानी उसको नया पैनक्रियास लगा दिया जाए, तो उससे कई बार उसको इंसुलिन बनाने में फ़ायदा मिलेगा। या कुछ आर्टिफिशियल पैनक्रियास पे भी रिसर्च चालू है जो कि कंटिन्यूस आपको इंसुलिन देते रहेंगे और इससे ग्लूकोज कंट्रोल बेटर होगा। या इंसुलिन के इनहेलर्स भी आजकल आने लग गए जो कि डायरेक्ट किसी पंप या इनहेलर की तरह आपको बॉडी में डायरेक्टली इंसुलिन आप उसको ले सकते हो और ये असर करेगा। तो वैसे थेरेपीज़ भी आने लग गई है। इसके अलावा स्टेम सेल थेरेपी पे या इम्यूनोथेरेपी पे रिसर्च चालू है। स्टेम सेल थेरेपी में नए पैनक्रियाटिक स्टेम सेल्स द्वारा बनाने पर रिसर्च चालू है कि जिससे मरे हुए पैनक्रियाटिक सेल्स के बदले नए सेल्स आ जाए और वो काम करने लग जाएं। या इम्यूनोथेरेपी में ऐसा होता है कि कुछ जो एंटीबॉडीज़ बॉडी में बढ़ गई हैं और जो पैनक्रियाटिक सेल्स को मार रही है उनको कम करने का प्रयास किया जाएगा। और इम्यूनोथेरेपी से हम जो ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो रहा है पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स का उसको बचा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट नई नई थेरेपीज है जिसमें रिसर्च चालू है। और ओवरऑल मान के चलिए कि एक बार पैनक्रियाटिक बीटा सेल डिस्ट्रॉय होगा तो ज़्यादातर बच्चों को लाइफ टाइम इंसुलिन पर रहना पड़ेगा और डायबिटीज़ में जैसे अडल्ट लोगों में कॉम्प्लिकेशन होते हैं वैसे कॉम्प्लिकेशन झेलने पड़ेंगे। तो बच्चों में भी डायबिटीज़ होती है, जानना समझना ज़रूरी है। इसे टाइप 1 डायबिटीज़ बोलते हैं। ये उतना कॉमन तो नहीं है जितना अडल्ट में डायबिटीज़ होता है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी कॉमन है। इसके बारे में जानना और समझना, सही समय पर रिकॉग्नाइज करना और सही समय पर ट्रीट करना ज़रूरी है, नहीं तो ये भी काफ़ी जानलेवा या डेंजरस हो सकता है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें पूरा।